हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कंटिन्यू करेंगे हमारी चैप्टर वर्क एनर्जी इन पावर को। इससे पहले के वीडियोस में हमने एनर्जी के वर्क के बारे में पढ़ा है और दो टाइप की एनर्जी के बारे में पढ़ा है और फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है। वो दो टाइप की जो एनर्जी थी वो थी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आज हमारा पहला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपस में कंजर्व्ड रहती है। ये हमें पहले भी पता है कि हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहला टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को कंबाइनली हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब ये कंजर्व्ड है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? लेट्स से एक h हाइट है, ये आपका h हाइट है, दिस इज योर ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है। यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m, ठीक है। तो अगर h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है? बिल्कुल होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। जब इसके पास मास भी है, ग्रेविटी तो हर ऑब्जेक्ट पे वर्क करती है, इसके पास हाइट भी है और हाइट कितनी है? मैक्सिमम हाइट है। तो इसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई यहाँ पे? Pe जो है ये मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। क्या यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी है? देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब मास तो है बट वेलोसिटी जीरो है। हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो वेलोसिटी क्या है? जीरो। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। तो यहाँ की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई? mgh प्लस जीरो विच इज mgh, ठीक है। अब ग्राउंड की बात करती हूँ। ग्राउंड पे क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? mgh। जब बॉल ग्राउंड पे आ गई है तो उसका हाइट तो जीरो हो गया। हाइट जीरो होने का मतलब है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², क्योंकि यहाँ पर मास भी होगा, वेलोसिटी भी होगी। क्योंकि अगर बॉल नीचे गिर रही है तो ग्राउंड पे गिरने से पहले वो मूविंग कंडीशन में होगी ना, तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो यहाँ इसका मतलब जो है काइनेटिक एनर्जी कितनी है? यहाँ मैक्सिमम। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई तो जितनी भी एनर्जी थी वो सबकी सब किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये आपकी ये जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर बॉटम पर, ये है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर मैं इन बिटवीन कहीं बात करती हूँ लेट्स से h/2 पे, मिड में अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg। हाइट कितनी है? h/2। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 m और कुछ उसकी वेलोसिटी भी होगी। तो यहां पर आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपका हो क्या रहा है कि इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी, इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी, इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी का जो सम है वो सेम है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो सारी की सारी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर h हाइट पर रखा है तो उस टाइम पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसकी होती है। जब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से टकराने वाला होता है तो उस टाइम पे उसका हाइट जीरो होने के कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी होती है। तो उसकी जितनी भी एनर्जी थी वो सब किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी में, इसका मतलब ग्राउंड पे टकराने से पहले ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। अगर हम इन बिटवीन की कहीं बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी उसकी बराबर होगी, ठीक है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आता है चेंज होती जाती है काइनेटिक एनर्जी में। मैक्सिमम से ये तो आ जाती है 0 और ये 0 से आ जाती है मैक्सिमम। टोटल रहता है सेम। टोटल सेम रहने का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि एनर्जी कहीं पर भी खत्म नहीं हुई है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई है। अगर आप कोई कहे कि नहीं भी पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम थी, देखो 0 हो गई, एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी इसी सिस्टम में रही है, वो एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई है। काइनेटिक 0 से मैक्सिमम भी तो हो गई, अगर ये मैक्सिमम से 0 हुई है तो ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसको यूज कैसे करते हैं? इस पे आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कैसा न्यूमेरिकल होता है, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। लेट्स से आपसे कहा गया कि एक बॉल है जो 12 मीटर हाई एक बिल्डिंग पे रखी है और 10 kg उसका वेट है। Question is a 10 kg ball is stationary at a building of height 12 meter. Find the velocity by which it will strike the ground. हिंदी वाले बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि एक 10 किलो की बॉल है, बड़ी सी ऑब्जेक्ट है, जिसे एक 12 मीटर हाइट की बिल्डिंग पर रखा गया है। तो अगर ये बॉल यहां से गिरे तो यहां पर जब ये अर्थ से टकराएगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हाइट 12 मीटर, मास 10 kg और यहां पर पूछी गई है आपसे वेलोसिटी। अब जब ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। m का वैल्यू है 10, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है उसका मान फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब तक हमसे 9.8 लेने को नहीं कहा जाए तब तक हम इसको लगभग 10 लेकर चलते हैं। 9.8 को लगभग 10 लिया जा सकता है ना। तो g की वैल्यू लेते हैं 10 इंटू हाइट कितनी है 12, तो कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी? ये हो गया है 1200। एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल्स। 1200 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। अब जब ये यहाँ गिरने वाला होगा, अभी हमने कंजर्वेशन में देखा है कि जब ये नीचे आएगा तब पोटेंशियल एनर्जी तो इसका 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इसका मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैं अब इस पॉइंट पे बात करती हूँ। लेट्स से पॉइंट ए मैंने इसको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया पॉइंट बी। ये मैंने कैलकुलेट किया है एट पॉइंट ए, और यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी है 0, इसलिए सारी की सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे क्या होगा? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो 1200 थी वो 0 हो गई, तो ये 1200 जूल कहाँ गया? ये 1200 जूल पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, मैक्सिमम होगी बल्कि। तो ये पूरा का पूरा एनर्जी जो 1200 से 0 आया, ये 1200 जूल कहाँ गया? ये 1200 जूल बन गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² इक्वल्स टू 1200, ये 2 उधर चला जाएगा। पहले मास की वैल्यू अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो
नेक्स्ट स्टेप में रख लेते हैं। मास 10 है, v स्क्वायर इक्वल्स टू 1200, ये कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल्स टू 1200 अपॉन में 5 और 10 या 240, v स्क्वायर की वैल्यू है ये और हमें चाहिए v, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट में 240 जो है ये आपका आएगा 20√6। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। तो जो बॉल है वो ग्राउंड को किस स्पीड से स्ट्राइक करेगी, किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे आएगी, 20√6 मीटर पर सेकेंड से। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे पेपर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर एंड इट्स यूनिट। हमने इस चैप्टर में वर्क पढ़ा, एनर्जी पढ़ी। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एनर्जी क्या होती है, जितना भी काम आपने किया वो आपका एनर्जी के रूप में ऑब्जेक्ट में हो जाता है स्टोर। बात करते हैं पावर की, हाउ इट इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन किया है पावर को। हिंदी में कहते हैं शक्ति, पावर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं शक्ति। इट इज डिफाइंड एज work done per unit time, यानी कि पावर जो है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम है। यूनिट क्या है, वॉट। ज्यादा बड़ा होगा तो किलोवाट, मेगावाट। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो किलोवाट मेगावाट में देखा जाता है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, शक्ति कार्य करने की दर को कहा जाता है। दर क्या होता है, कार्य करने की दर। दर हमेशा क्या निकाला जाता है, पर यूनिट टाइम, यानी हमने यूनिट टाइम में कितना काम किया है उसको पावर कहते हैं। ठीक है, यूनिट इसकी वॉट अथवा किलोवाट। अब इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। अच्छा, पावर का आपको डेफिनेशन ही है, फॉर्मूला है, यूनिट है, और उसके बाद आते हैं आपके पास न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा, आपको एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन है, a 50 kg मैन, एक 50 किलो का आदमी, goes up on the stairs up to 10 meter in 2 minutes. Calculate the power of man. क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक 50 किलो का आदमी है, सीढ़ियां चढ़कर 10 मीटर ऊपर गया है 2 मिनट में। पावर कैलकुलेट करनी है उस आदमी की हमें। तो आंसर में आप लिखेंगे, जैसे कोई भी चीज कैलकुलेट करनी तो पावर कैलकुलेट करनी, तो पावर का फॉर्मूला है W अपॉन टी, वर्क अपॉन में टाइम। तो टाइम तो हमें पता है, यहां हम वो लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें पता है। टाइम हमें पता है 2 मिनट्स, लेकिन हमने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा है, जब भी हम कोई स्टैंडर्ड कैलकुलेशन करते हैं तो हम टाइम को, लेंथ को, मास को स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेते हैं। तो टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड्स। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये 120 सेकंड्स आपका हो गया। टाइम तो हो गया। अब वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है कितनी है, 10 मीटर है, एस पता है 10 मीटर। फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स कितना लगता है, फोर्स क्या होता है ma, और क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी वाला, ग्रेविटी हमें नीचे खींच रही है, तो हमारा फोर्स कितना लग रहा है mg। यहाँ पर हमारे लिए एक्सेलरेशन बराबर में g है ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी हम ऊपर की ओर जाते हैं हमारे पर ग्रेविटी लगना स्टार्ट हो जाती है, तो फोर्स भी पता चल गया। रख देते हैं सारी वैल्यूज, P इज इक्वल्स टू वर्क डन है F इंटू एस, तो F की जगह पे रखा है mg और S की वैल्यू हमें पता है 10 अपॉन में टाइम कितना है 120, P इक्वल्स टू मास कितना है 50 kg, ठीक है, इंटू 10 अपॉन में 120। यूनिट से एक बार क्रॉस चेक कर लेना सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट है या नहीं है। MKS सिस्टम सबसे स्टैंडर्ड सिस्टम हमारा है MKS, मीटर में है डिस्टेंस, सेकंड्स में है टाइम और केजी में है मास। तो MKS सिस्टम के हिसाब से सब कुछ ठीक है। अगर ये मास आपका ग्राम या समथिंग किसी और यूनिट में होता, पाउंड्स में होता, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है इसको केजीज में। सॉल्व कर लेंगे इसको तो आपका पावर आ जाएगा ये समवेयर अराउंड 4.1 वॉट, तो स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। बाकी आप इसको क्या कर सकते हैं, जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं, जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जूल है और इसका सेकंड है, तो पावर जो खर्च हुई है वो 4.1 जूल पर सेकंड खर्च हुई है। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल आएगा पावर पे। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फ्रिक्शन क्या है, दो सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल की बात हो रही है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स एक्टिंग अपॉन टू सरफेसेस व्हिच आर इन कॉन्टैक्ट। तो आज हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल के उपयोग। देखिए मैं जो ये बोर्ड पे लिख पा रही हूँ इस इंक से, ये फ्रिक्शन के कारण लिख पा रही हूँ, क्योंकि इस मार्कर में इंक है। ये इंक बाहर क्यों आए, ये इंक इस मार्कर पे क्यों आए, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए। इंक का कोई मास तो जरूर होगा। फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू ma। अब मास तो है, लेकिन एक्सेलरेशन मतलब इंक को बाहर आने के लिए वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी। इंक तो अंदर है पर अभी स्टेशनरी है, जीरो वेलोसिटी पे है, वो बाहर आएगी तो वेलोसिटी चेंज होगी और कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। तो अगर मास भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो फोर्स हुआ। अब ये फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा इसको, जब मैं यहाँ लिखूंगी तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा। जैसे ही मार्कर इस सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स लगेगा उससे आपका जो इंक है वो बाहर की तरफ पुल होकर आएगा। तो पहला पॉइंट तो हम यही लिख लेते हैं, फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू राइट ऑन एनी सरफेस। फ्रिक्शन helps us to write on any surface। फ्रिक्शन के कारण हम किसी सतह पर लिख पाते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कभी कभी कोई चिकना पेपर होता है, जो चिकना पेपर होता है उस पर आपका पेन चल नहीं पाता। क्यों, चिकना मतलब उसकी फ्रिक्शन जो है वो कम है, खुदरी सतह की फ्रिक्शन ज्यादा होती है, चिकनी सतह की फ्रिक्शन कम होती है, ठीक है। दूसरा, ब्रेकिंग सिस्टम, braking systems in automobile are based on friction। गाड़ियों में ब्रेक फ्रिक्शन के कारण ही लगती है। बड़ी गाड़ियों में तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जैसे अगर छोटी सबसे साइकिल की बात करते हैं तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उससे एक वायर कनेक्टेड होती है जो आपके पहिए पे दोनों तरफ से इस तरह से दो सरफेसेस आके लग जाती हैं। अब ये दोनों सरफेसेस का काम क्या है,
पड़ती है कि उसका जो दोनों सरफेसेस है वो टच करें, आपस में टच करेंगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो मोशन का अपोज होगा और वो साइकिल आपकी रुक जाएगी। तो बड़े से बड़ी गाड़ी का जो सिस्टम है ब्रेक का, वो फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। जब भी ब्रेक लगाई जाती है तो जो उसके ब्रशेस हैं वो टायर के साथ कांटेक्ट में आकर के फ्रिक्शन का फोर्स पैदा करते हैं, जिसकी वजह से मोशन जो है वो आपका अपोज होता है। नेक्स्ट डेली लाइफ का आपका मैचस्टिक आर इग्नाइटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। माचिस की तीली फ्रिक्शन के कारण ही जल पाती है। आप देखते हैं कि दो सरफेसेस को आप रगड़ेंगे तो उसके बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से वो आपकी तीली जल पाएगी। अगर किसी कारण आपकी मैचस्टिक पर थोड़ा ऑयल लग गया है तो वो रफ नहीं रहेगी, रफ नहीं रहेगी तो फ्रिक्शन का फोर्स खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आप देखते हैं उससे फिर आपकी माचिस नहीं जल पाती है। इसी तरीके से सर्दियों में आप लोगों को जब ठंड लगती है तो आप इस तरह से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप दो सरफेसेस को कांटेक्ट में ला रहे हैं सो दैट इनके बीच में फ्रिक्शन का फोर्स पैदा हो जो मोशन को अपोज करे और जिसकी वजह से हीट आपकी बनेगी। क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है? जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कंजर्व नहीं रहती, वो किसी अदर फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे फ्रिक्शन के फोर्स की जो एनर्जी है वो आपकी हीट में कन्वर्ट हो जाती है और आपको अपने हाथ पहले के मुताबिक गर्म साबित होते हैं। नेक्स्ट है मोशन ऑफ पिस्टन इनटू सिलेंडर। जो आपने कहीं गाड़ी में देखा होगा, नॉर्मली अगर किसी ने नहीं देखा तो एड्स में देखा होगा कि पिस्टन आपस में रगड़ खाते हैं। तो वो पिस्टन आपस में रगड़ खाएंगे तो बहुत ही ज्यादा हीटअप हो जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीटअप हो जाएंगे। तो आप क्या करते हैं? उसमें लुब्रिकेंट्स डालते हैं, ऑयल डालते हैं, सो दैट जब वो आपस में इस तरह से मूव करें पिस्टन्स तो उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो। यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, कहीं हम फ्रिक्शन को बढ़ाना चाहते हैं कब? जब हमें गाड़ी रोकनी है, जब हमें टेम्परेचर चाहिए, हीटअप करना है किसी चीज को। कहीं हम फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं, कब कम करना चाहते हैं? जब हीट होने की वजह से हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो जाए। तो इसीलिए हम पिस्टन में क्या करते हैं? लुब्रिकेंट्स डालते हैं, ऑयल्स डालते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। नेक्स्ट, यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। गाड़ी में क्या होता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो मैकेनिकल में आप पढ़ेंगे, दो सरफेसेस आपस में ज्यादा कांटेक्ट में ना आए रोटेशन के टाइम, तो उसमें ना बॉल्स यूज की जाती हैं, जिसको बॉल बियरिंग कहते हैं। रीजन क्या है? हमने देखा था कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो उसकी वैल्यू सबसे कम है। तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होने के कारण ऑटोमोबाइल्स में बॉल बियरिंग्स का यूज किया जाता है, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके, गाड़ी हमारी स्मूथली चल सके, कम पेट्रोल, कम इंजन जो है कम पावर में ज्यादा उसको इग्नाइट कर सके। वाइंड अप करते हैं, पूरे चैप्टर की एक समरी बनाते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं और सभी टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर में आपने सबसे पहले देखा वर्क, विच इज F डॉट एस, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट के साथ, जिसको लिखते हैं Fs cos थीटा। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, वर्क आपका पॉजिटिव अगर थीटा ग्रेटर देन आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो वर्क आपका नेगेटिव अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो आपका वर्क हो जाएगा जीरो। उसके बाद आपने देखा कि एनर्जी, एनर्जी क्या है? जो भी आप वर्क करते हैं, वर्क स्टोर्स इन ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर दूसरा डेफिनेशन हो सकता है कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क is known as energy।
टाइम। अब इसमें एक चीज और आपने देखी है, अच्छा ये एनर्जी के दो पार्ट हमने सबसे ज्यादा स्टडी किए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इनके डेरिवेशंस भी देखे हैं, फॉर्मूले भी देखे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। दोनों को कंबाइनली बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। आपस में कंजर्व्ड रहती है, यानी पोटेंशियल कम होगी तो काइनेटिक बढ़ जाएगी, काइनेटिक कम होगी तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी, पर दोनों मिलाकर के बराबर ही रहेंगी, दोनों का योग हमेशा बराबर रहेगा। इसके अलावा हमने इसमें एक चीज देखी है, फ्रिक्शन। दो सतह के बीच में लगने वाला फोर्स फ्रिक्शन। तीन टाइप का फ्रिक्शन हमने इसमें देखा था, स्टैटिक, डायनेमिक और रोलिंग। कोएफिशिएंट म्यू एस, म्यू के, म्यू आर। सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, डायनेमिक का उससे कम है और रोलिंग का उससे भी कम है। और इसी फ्रिक्शन की जानकारी के हिसाब से हमने इसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़े हैं, इसको आप समराइज कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो।